फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली समझ में आएंगे और मैं सब चीज़ बेसिक्स से लेके आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जब आप डील कर रहे होते हैं उसमें, तो कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ आपको एक्सप्रेशन होता है, वो इस वे में ऐसे लिख देता है कि आपको उसका मतलब ही नहीं पता होता है। हो सकता है कि वो बहुत ही छोटे क्लास में आपको बताया गया हो, उसका मतलब नहीं पता होता। तो मैं यहाँ वो सारी चीज़ें लेके आपको बताऊँगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को स्किप मत करिए, एकदम पूरा प्रॉपर वॉच करिए और साथ ही साथ पेशेंस थोड़ा रखिए, ताकि आपकी जो ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये आपका बेसिक से डेवलप हो रहा है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसको आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो और आपका कोई सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आपकी सारी चीज़ें मैं बेसिक से स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 2 पे अपने। और इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है, जिसको कि मैं अभी 2 लिखने वाला हूँ, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसका चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने लेक्चर 2 अभी डायरेक्ट इसलिए लिख दिया कि मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एल भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, लेक्चर 2। तो अब आपको ध्यान रखना ये है कि आपको पुराने वाले लेक्चर पे जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि पहले लेक्चर में मैंने डील क्या किया है। तो घबराने की बात नहीं है और आपको सारी चीज़ें क्लियर्स हो जाएंगे। और आपको मैं सॉरी क्लियर हो जाएंगे, क्लियर्स नहीं, क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप, पहले लेक्चर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, चार्जेस का क्या नेचर है, कैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करता है और कैसे वो फील्ड बनाता है। और वो फील्ड बनाता है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कब बोलेंगे और किस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ये भी मैंने बताया है। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, ये भी मैंने डील किया है। बस मैं आपको अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस है, यानी कि चार्जेस की क्या खासियत होती हैं, वो अब मैं डील करने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है चार्जेस के बाद का। यानी कि चार्जेस समझने के बाद आप चार्जेस के बारे में अब आप जानना चाहेंगे ना कि आप क्या क्या कर सकता है, तो वो चीज़। लेकिन यहाँ उससे डील करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कई बुक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भी बोला गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप लोग, जैसे बहुत से बुक में किसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दिया रहता है, किसी में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लिख दिया रहता है, तो चैप्टर अलग थोड़ी ना हो गया, दोनों का मतलब एक ही होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि मैंने ये बताया था कि चार्जेस को महसूस कराता है ये इलेक्ट्रो शब्द, और स्टैटिक्स को यानी कि पोजीशन को ये महसूस कराता है। तो चार्जेस एंड रेस्ट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड होता क्या है। अब इनके डिटेल्स को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और मज़ा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस मैंने बोला है लेकिन चार्जेस लिखा तो नहीं है ना, क्योंकि अगर आप ढेर सारे चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ को डील करिए या फिर किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी को डील करिए, तो सबका तो प्रॉपर्टी एक ही होगा। अगर ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो सब में से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, जो कि मैंने लेक्चर 1 में सारा बताया है, आप देख सकते हैं जाके। और इसीलिए एक चार्ज को यहाँ पे हम लोग लेंगे, सिर्फ एक चार्ज ले लीजिए यहाँ पे, इसको बोल दीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ पे ले लीजिए, इसको बोल दीजिए नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से सबसे फील्ड इसी तरह बनेगा और इससे भी फील्ड इसी तरह बनेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फील्ड के बारे में, कि देखिए ये फील्ड इससे इस तरह बन गया, इस तरह बन गया। इलेक्ट्रिक चार्ज से मैंने बताया था कि बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी कि अवे, इलेक्ट्रिक चार्ज से फील्ड दूर जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास आएंगी।
तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, इसलिए इससे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेंगी वो पास जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ पास आती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हम लोगों को एक चीज़ और जानना है कि अगर कोई फील्ड है चार्ज का इस तरीके से जा रहा है, मैंने एक फील्ड इस तरीके से बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक फील्ड ऐसे बनेगा यहाँ से जो कि इसको काटते हुए निकल जाएगा। नहीं, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फील्ड कभी भी एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर कभी टच नहीं करता है, एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, कांटेक्ट नहीं करता है, ओवरलैप नहीं करता है। सबका मतलब एक ही होता है, अलग अलग शब्द है, सिमिलर शब्द है। तो एक फील्ड कभी भी दूसरे फील्ड के ऊपर अपना हाथ नहीं मारता है, एकदम ध्यान रखिएगा। इसलिए नहीं मारता है कि जब उसके पास अपना फील्ड है तो वो दूसरे के फील्ड पे हाथ क्यों मारेगा। उसको मिल रहा है खाना तो फिर दूसरे के खाने में काहे हाथ मारेगा। तो इसलिए एक फील्ड कभी भी दूसरे फील्ड के ऊपर हाथ नहीं मारता है। कैसा नहीं मारता है इसको समझना है आपको, देखना भी है तो आप देख सकते हैं। एक काम करिएगा, जो मैंने पिछले एग्जांपल वीडियो में लिया था उसमें मैंने ये बताया था कि आप आयरन का पाउडर ले लीजिए और एक मैग्नेट ले लीजिए। एक मैग्नेट के अराउंड आप मैग्नेट रख दीजिए। देखिए हम यहाँ मैग्नेट इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास चार्ज नहीं है। आपको फिज़िकल लाइफ में यानी कि अपने ज़िंदगी में ये जानना है, आँख से देखना है कि भाई फील्ड किस तरीके का होता है, तो आपको मैग्नेट लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप चार्ज तो ले नहीं सकते। नहीं हम ले सकते तो कैसे बताएंगे, इसलिए हम लोग मैग्नेट ले रहे हैं उसी के आधार पे। क्योंकि देखिए चार्जेस सभी चीज़ों में, चार्जेस प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ में चार्ज है। लकड़ी में भी चार्ज होते हैं। ये मत समझिएगा कि लकड़ी को छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा, क्यों नहीं मारेगा उसको मैं आगे डील करूँगा, बताऊँगा क्यों नहीं मारता है। लेकिन चार्जेस हर जगह मौजूद हैं। लकड़ी में चार्ज इसलिए नहीं मारता है क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। अगर एक भी पलड़ा नेगेटिव का या पॉजिटिव का दोनों तरफ से किसी भी एक तरफ से अगर भारी हो गया तो आपको चार्ज लगेगा एक डायरेक्शन में। नेगेटिव की तरफ से भारी हो गया तो आपको लगेगा कि लेफ़्ट राइट आपको करंट मार रहा है। और अगर पॉजिटिव की तरफ भारी हो गया एक चार्ज ज़्यादा तो आपको लगेगा किसी मटेरियल में अगर 10 चार्ज पॉजिटिव है 10 चार्ज नेगेटिव है तो कोई करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर किसी मटेरियल में एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज किसी मटेरियल में अगर एक 11 चार्ज पॉजिटिव है और एक 10 चार्ज उतना ही नेगेटिव है तो हो सकता है कि आपको लेफ़्ट राइट उसको छूने पर करंट मारे। कम मारेगा क्योंकि पॉजिटिव एक की ज़्यादा है या फिर नेगेटिव एक की ज़्यादा हो, कम मारेगा। और अगर किसी मटेरियल में अगर नेगेटिव चार्ज 11 है और पॉजिटिव चार्ज 10 है तो दूसरे डायरेक्शन में मारेगा करंट, आपको ऐसा लगेगा। तो करंट तो मारना ही है, डायरेक्शन बदल बदल के मारेगा, झटका तो लगना ही है। तो इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्जेस हर एक चीज़ में प्रेजेंट होते हैं। जिस चीज़ में आपको करंट नहीं लगता है उस चीज़ को, उस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे कि उसमें चार्जेस बैलेंस्ड है, इसलिए करंट नहीं लग रहा है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को खा लिए हैं इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसे मटेरियल को आप लोग इंसुलेटर बोलते हैं, शब्द दिया जाता है, ऐसा नाम दिया जाता है क्योंकि हर जगह आप ये नहीं बोल सकते कि हम ऐसा मटेरियल लाए जिसमें बराबर चार्जेस हैं। किसी को ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है कि उसको लगेगा अजीब, इसलिए एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल हम लोग बनाए हैं फिजिक्स में, इसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि चार्जेस ओवरलैप नहीं करते, इसको आप मैग्नेट से देख सकते हैं। अगर आप एक मैग्नेट रख लीजिए और उस मैग्नेट के ऊपर आप आयरन पाउडर डाल दीजिए तो वो एक शेप लेगा, फील्ड का शेप लेगा। हो सकता है कि ये मैग्नेट अगर इस तरीके से आप रखें, साउथ है ये नॉर्थ है, तो इस तरीके से ढेर सारा आयरन पाउडर छिड़कने के बाद आपको ये इस तरीके से ऐसे इसके अराउंड आपको इस तरीके से आपको इसके अराउंड देखने को मिले। अगर ये मान लीजिए इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ, देखिए किसी को ये नहीं पता कि किस तरीके से फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है। मैग्नेट से हम लोग देख लेते हैं और ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये साउथ है ये नॉर्थ है तो फील्ड अगर ये जो आयरन का पाउडर ये अगर इस तरीके से शेप लिया है, आपको दिखेगा कोई एक ऐसा शेप दिखेगा, जिस तरीके का भी शेप दिखेगा, जो भी शेप दिखेगा फील्ड का, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगा कि एक फील्ड का एक लाइन किसी दूसरे फील्ड के लाइन से आपस में टच नहीं कर रहा है। हल्का सा गैप, माइनर भी गैप, अगर थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो रहेगा, कभी टच नहीं करेगा। इससे ही आपको ये एग्जिस्ट पता चल जाता है कि यार ये कोई चार्ज है तो एक फील्ड कभी दूसरे फील्ड के ऊपर टच नहीं करेगा। यहाँ मेरा ये सेंस था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ ताकि अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि
what are the properties of charges या फिर what are the properties of electric charges, then you can tell it very quickly and write the answer on your paper. okay? तो पहला प्रॉपर्टीज़ ये देखिए, मैंने जो आपको पहला प्रॉपर्टीज़ तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, और जानना क्या है आप लोग जानते ही है, बस मुझे उसको रिमाइंड कराना है। पहला प्रॉपर्टीज़ तो दो चार्जेस मैंने जो बनाया था उसको मैं फिर से बना लेता हूँ ताकि आपको पहले चार्ज के बारे में आपको पता हो। और हाँ, हर समय हम लोग इस तरीके से चार्ज अगर बनाएंगे भी अपने कॉपी में, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, और हर समय अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ढेर सारे चार्जेस बना दिए, ये भी प्लस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक चार्ज बना दिए, टोटल हमारे पास मान लीजिए 6 चार्जेस हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो अगर हम बोलेंगे कि ये जो प्लस चार्जेस हैं, हम इसको नाम कैसे देंगे कि कौन सा ये प्लस है, ये भी तो प्लस है, ये भी तो प्लस है, लेकिन ये भी तो प्लस है, कौन सा वाला प्लस है, नहीं बता पाएंगे कि कौन सा वाला प्लस है। अगर हम बोलेंगे कि हम इस प्लस की, अगर हम बोलेंगे कि हम प्लस चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो कैसे कोई समझेगा कि ये वाला प्लस चार्जेस की बात कर रहे हैं, ये वाला प्लस चार्जेस की बात कर रहे हैं, नहीं समझ पाएगा। हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो ये कोई नहीं समझ पाएगा कि ये वाले नेगेटिव चार्ज के बारे में बात हो रही है कि ये वाले नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का साइज़ एक बराबर है, दोनों के नीचे नेगेटिव है, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को एक सिंबल का ज़रूरत पड़ेगा। चाहे तो हम लोग यहाँ पे +1 लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये +1 चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, +2 चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग को ईजिली आइडेंटिफाई होगा कि किस एड्रेस के हम लोगों को पहुँचना है, किस एड्रेस पे हम लोगों को पहुँचना है, किस चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे 1 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे +1 +2 नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे मालूम है क्या लिखते हैं, अगर प्लस चार्ज है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को हमेशा डिनोट किया जाता है क्यू से, और कौन सा क्यू, स्मॉल लेटर क्यू। कैपिटल लेटर क्यू भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, जहाँ लिखा रहेगा वहाँ मैं बताऊँगा कैसे लिखा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आप जितने भी चार्जेस बनाइएगा, जितने भी चार्जेस आप लिखिएगा, उसको हमेशा स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट करिएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू, चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज सिंबल, वो होता है स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू होता है चार्ज का सिंबल। अब इसको आप, यहाँ पे 3 चार्ज है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, इसको बोल सकते हैं Q4, Q5, Q6, 6 चार्ज। अब यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि हम लोग Q1 चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, Q2 चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, Q3 चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, Q4 या फिर Q5 Q6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्जेस को लिखते कैसे हैं, ये क्यों से लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि चार्जेस के सिंबल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। यहाँ हर एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहीं से, ठीक है। तो दो ये आपके चार्जेस मैंने ले ली है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज जो है ये प्लस चार्ज है, Q2 चार्ज जो है ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। फील्ड बना देते हैं हम लोग, देखिए मैंने जो फील्ड बना रहा हूँ ये मैं एक थोड़ा बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ऐसा भी फील्ड हम लोग बना सकते हैं, अगर ये चार्ज है तो हम इतना बड़ा फील्ड बना सकते हैं, लेकिन क्यों हम अपने बोर्ड को और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लें, और भी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इतना बनाइए फील्ड अपने कॉपी में भी कि उसको एक लगे कि हाँ इतना बड़ा ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, सारे फील्ड के लाइन पे आपको ये एरो दिखाना पड़ेगा, एरो बीच में रहेगा इस तरीके से, फील्ड के लाइन पे एरो इस तरीके से रहेगा बीच में, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलना है। नेगेटिव चार्ज की तरफ हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज फील्ड को अपने तरफ लेता है, तो इस तरीके से ले रहा होगा, डायरेक्शन ये रहेगा, हमेशा एरो का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का। पहला प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब होता है कि चार्जेस अगर हमारे पास एक जैसे हैं, लाइक का मतलब होता है एक जैसे,
अगर हम लाइक का मतलब देखिए, लाइक होता है कि एक जैसा, जैसे कि अगर आप दो दोस्त हैं, एक जैसे दोस्त हैं, एक जैसा खाना पसंद करते हैं, एक जैसा पीना पसंद करते हैं, कुछ भी पिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पीना पसंद करते हैं एक जैसा, एक ही ब्रांड का, तो यार ध्यान रखिएगा कि आपको ये कहेंगे लोग कि आप यू आर लाइक पर्सनस, दे आर लाइक पर्सनस, आप लोग लाइक पर्सनस हैं। तो इसलिए लाइक चार्जेस का मतलब होता है कि एक जैसे चार्जेस। अब लाइक चार्जेस का मतलब कौन सा चार्जेस, लाइक दो पॉजिटिव चार्जेस एक जैसे हो सकते हैं या फिर दो नेगेटिव चार्जेस एक जैसे हो सकते हैं। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं, पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं आपस में एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस यानी कि दो चार्जेस, देखिए लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अगर बोल रहे हैं तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, आपके पास कम से कम दो चार्जेस होने चाहिए ना। एक चार्ज को आप नहीं बोल सकते कि ये लाइक चार्जेस है, एक चार्ज को नहीं बोल सकते, हमेशा ध्यान रखिएगा दो चार्जेस कम से कम होने चाहिए, कम से कम दो चार्जेस, ताकि आप उसको बोल सकें, आप उसके प्रॉपर्टीज़ को बता सकें कि अगर लाइक चार्जेस है यानी दो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे रिपेल करेंगे, अगर आपके पास दो नॉर्थ पोल दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल को दोनों को सटाइए आपस में, तो दोनों कभी सटेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे। रिपेल का मतलब होता है कि दूर जाना, एक दूसरे को धकेलना, एक दूसरे से दूर जाना, तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे के पास टच नहीं करेंगे। एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल से कभी टच नहीं करेगा। तो ये होता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस का मतलब ये हो गया कि अगर एक नॉर्थ पोल या एक साउथ पोल है, आपस में अगर दोनों का पोल्स बदल दीजिए तो ये अनलाइक हो गया, एक जैसे नहीं हो गए, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपक जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो ये दोनों, इससे जो फील्ड निकलेगा ये बाहर की तरफ निकलेगा, इससे जो फील्ड निकलेगा ये बाहर की तरफ निकलेगा, ये एक दूसरे के फील्ड को आपस में टकराएगा और ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा फील्ड, तो इसलिए और इसको दूर भेजेगा। यहाँ से धक्का मारेगा तो ये आपस में मिल नहीं पाएंगे, तो ये वापस धक्का ये पीछे जाएगा तो ये थोड़ा सा और पीछे खसक जाएगा, इसलिए ये दूर जा रहे होंगे, इसीलिए रिपेल करेंगे। और जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इससे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पास जाएंगे, तो इसलिए अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसका पहला प्रॉपर्टीज है चार्जेस के बारे में, जो कि आप जानते थे। आप जानते हैं कि दो पॉजिटिव कभी एक साथ चिपक नहीं सकते और दो नेगेटिव कभी एक साथ चिपक नहीं सकते। तो लाइक चार्जेस यानी कि या तो फिर पॉजिटिव और या तो फिर नेगेटिव, ये हो गया लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव ले लीजिए पहले, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए, ये होता है। ये आपका लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज़, अब हम लोग अपने सेकंड प्रॉपर्टी पे देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए ये कहता है कि चार्ज हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सेकंड चार्ज ये बताता है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखिए चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। एक तो चार्ज कैसे फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हो सकता है। फ्रिक्शन में यानी कि घर्षण का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो चीज़ है, आप उसको रब कर रहे हैं, हाथी को आप एक दूसरे के हाथ को रब करिए, दोनों हाथ को आपस में ऐसे रब करिए, तो आपको एक गर्मी महसूस होगा। गर्मी कैसे महसूस हुआ, गर्मी क्या है, गर्मी जो महसूस हो रहा है वो आपको एक तरीके का, अगर आप मान लीजिए ठीक है, आप इतना गर्म कर लिए आप कि आप एक हाथ को दूसरे हाथ से इतना ज़्यादा रब कर लिए कि आपका हाथ इतना गर्म हो गया कि आपका हाथ इतना लाल हो गया। अगर वो अपना हाथ लाल किसी दूसरे के गाल के पास ले जाइए, सर टच मत करिए, दूर तक रखिए, यहाँ तक रखिए मान लीजिए, तो ये जो आपका हाथ गर्म हुआ होगा, ये इसकी गर्मी आपके गाल तक हल्का हल्का तो पहुँच रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा आपका हाथ लाल हो गया तो थोड़ा बहुत तो जो पहुँच रहा होगा वो क्या पहुँच रहा है, वो फील्ड पहुँचा है। और ये फील्ड कहाँ से बना, आपके बताया ना मैंने कि फील्ड चार्ज हर जगह मौजूद है, तो आपके शरीर में भी चार्जेस है, आपने उसको रब किया
तो आपका फील्ड गाल तक पहुंच गया, आपको महसूस हो गया क्या पहुंचा, फील्ड पहुंचा। तो चार्ज फ्रिक्शन से भी बन सकते हैं, फ्रिक्शन से भी आपको चार्जेस मिल सकते हैं, हाथ में आपके चार्ज आ गए। दूसरा कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज कंडक्शन से भी प्रोड्यूस होते हैं। मान लीजिए एक आपके पास एक दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये है, मान लेते हैं इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक और चार्ज है, एक बॉल यहाँ पे है। इस बॉल को, इसके पास मान लीजिए ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है, और इस बॉल को अगर हम इस खाली बॉल के साथ टच कर दें, टच, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कोई चार्ज नहीं है का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसको मतलब इसमें कोई करंट नहीं लगेगा, आप इसको छुएंगे और करंट नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को छू रहे हैं, आपको करंट नहीं लग रहा है, जैसे कि लकड़ी, उसको किसी चीज़ से छुएंगे, वायर से टच कराएंगे, तो उसमें आपको करंट नहीं महसूस होगा, क्योंकि लकड़ी आपको बचा लेगा, वो इंसुलेटर्स होता है। तो चार्ज में अगर लकड़ी टच नहीं कर रहा है, तो भाई एक काम करते हैं, क्यों नहीं जो आपको करंट लग रहा है, ये मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो इसलिए बताया था कि उसमें चार्ज बैलेंस्ड है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, इस वजह से। तो यहाँ पे अगर मैंने ये एक बॉल बनाया है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है, हम लोग ये बोल सकते हैं, सारे चार्ज एक दूसरे को फिनिश कर दिए हैं। तो ले फिनिश कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया, उड़ गया, उसमें चार्ज उड़ गया, चार्ज उसी में रहेगा, एक दूसरे को मार काट करके इसी में मर गए सब, लेकिन वापस से ज़िंदा करा जा सकता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा कि नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है इसके अंदर के नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेगा इस तरीके से, और पॉजिटिव वाला इधर 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 रह जाएगा। तो ये क्या करेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज वाले को खींच लिया, यानी कि इसमें भी चार्जेस का एक तरीके से मूवमेंट हो गया, तो इसके पास भी फील्ड बनना चालू हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चार्जेस आपस में ट्रैवल करने लगेंगे। तो ये चार्जेस इस तरीके से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी चीज़ में। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टीज़ है, दूसरे प्रॉपर्टीज़ में ही आएगा कि चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, फ्रिक्शन से भी हो सकता है, दूसरा कंडक्शन से भी हो सकता है, इसको कंडक्शन कहते हैं, कंडक्ट हो गया ना, एक जगह से दूसरी जगह पर कंडक्ट हो गया, इसलिए हम लोग इसको कंडक्शन बोलेंगे। कंडक्शन का मतलब ही होता है कि कंडक्शन का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ कंडक्ट हो रहा है, और कैसे कंडक्ट हो रहा है उसका एक मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ चार्जेस मीडियम, यहाँ पे बॉल्स हैं और जो चार्जेस है वो कंडक्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इसका बता रहा मैंने कि दो तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, पहला अभी बताया कि फ्रिक्शन से, दूसरा कंडक्शन से, और तीसरा इससे प्रोड्यूस होता है इंडक्शन से, इंडक्शन से भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे होते हैं ये देखे थे, तीसरा इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। देखिए तीसरा जो इंडक्शन से प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपके पास ये बॉल है, ठीक है, आप इसको टच नहीं कराइए, कंडक्शन का मतलब होता है मालूम है क्या, कि आपस में कोई दो चीज़ें टच होने चाहिए, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पर कंडक्ट कर पाएगा। लेकिन क्या बिना टच करे भी कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर ऐसे चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो वो आपका इंडक्शन में जाएगा। यानी कि ये इस तरीके से अगर थोड़ी दूरी बना दीजिए, इसके पास बहुत बड़ा, अगर इसको हम थोड़ा बड़ा बॉल ले लेते हैं, इससे भी बड़ा, इस जगह पर ढेर सारा पॉजिटिव है, खाली चार्ज है, मतलब कि दोनों चार्ज इसमें बैलेंस्ड है, तो ये क्या करेगा, इसके पास तो इससे ज़्यादा शक्ति होगा, तो कुछ चार्ज को ये करेगा क्या कि कुछ इसके नेगेटिव को अपने तरफ खींच लेगा, यानी कि इसमें भी कंडक्शन हो गया लेकिन कम हुआ। इंडक्शन में जो चार्जेस का प्रोड्यूस होता है वो कम होता है, लेकिन होता तो है। इसलिए चार्जेस तीन तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, पहला फ्रिक्शन से, रब करने से, दूसरा कंडक्शन से, और तीसरा इंडक्शन से। तो चार्ज हम लोग सेकंड पॉइंट लिख देते हैं कि चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं रबिंग, रब करने से। चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि दो चीज़ कांटेक्ट में होनी चाहिए, कभी कंडक्ट कर पाएगा कोई चीज़। अगर एक तार बिजली का दूसरे तार पर को, अगर आपके पास दो तार हैं बिजली के और दोनों को आपस में लंबा करके किसी जगह पे करंट पहुंचाना है, तो आप दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, दोनों तार को टच कराना पड़ेगा, तभी आप
ऐसा तो नहीं है कि एक तार आप थोड़ा दूर रख दीजिए, दूसरा तार थोड़ा दूर रख दीजिए, अपने आप बिजली दूसरी तरफ पहुंच गया। नहीं, कंडक्ट कराना पड़ेगा कंडक्शन से। इसको प्रोसेस बोलते हैं। कंडक्शन एक प्रोसेस होता है, फ्रिक्शन एक प्रोसेस होता है, और इंडक्शन भी एक प्रोसेस होता है, जो कि चार्जेस जिससे प्रोड्यूस होते हैं। तो चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज़ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज का। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ लिख के आना है। और इस वजह से लिख के आना है 3 प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आपको फुल नंबर पाना है तो फुल नंबर के लिए तो 3 प्रॉपर्टीज़ लिखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं 5-6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा, ताकि कम से कम 3 कोई भी आप लिख सकें, और जिससे आपको फुल नंबर मिले। तो हम लोग का जो थर्ड चार्ज का प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि टाइम हम लोग का सेव हो जाए, ताकि आपके पास भी टाइम बचे। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज की क्वांटिटी फिक्स है, यानी कि आप चार्ज को काउंट कर सकते हैं। तो क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है, कभी कभी यहाँ पे ZED या फिर आखिरी में SED का प्रयोग किया जाता है। दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब फिजिक्स शुरू में डेवलप हो रहा था, फिजिक्स की साइंस डेवलप हो रहा था, उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे थे, तो बहुत से कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि SED का प्रयोग कर रहे थे, बहुत से कंट्री ऐसे थे जो कि ZED का प्रयोग कर रहे थे। दोनों का अपना अपना लैंग्वेज होता है, और दोनों ने जो प्रयोग किया, यानी एक मान लीजिए ऐसा इस वजह से भी हुआ क्योंकि एक ब्रिटेन था और एक फ्रांस था। ब्रिटेन ने क्या किया कि ZED का प्रयोग किया और दूसरे ने किसी और SED का प्रयोग किया मान लीजिए। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ कि दोनों का सेंस और दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन भाषाएं अलग अलग, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग जो अलग अलग ये लिखी गई हैं। दोनों का मतलब एक ही समझिएगा। आप यहाँ पे इंडिया में हैं तो फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं, ZED भी लिख सकते हैं और SED भी लिख सकते हैं, दोनों अप्रूव है। दैट इज़ चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज देखिए पहले नेचर में, स्मॉलेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज हमारे नेचर में कौन सा एग्जिस्ट करता है और कितने मात्रा में एग्जिस्ट करता है, तो उसका मात्रा ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम, ये स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है। कभी भी अगर आप चीनी ले खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि -1.6 किलो चीनी दीजिए, या फिर प्लस तो लगा के, प्लस तो हमेशा लगा रहता है, 1 किलो चीनी 1.6 किलो चीनी दीजिए, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन -1.6 किलो चीनी आप नहीं मांग सकते किसी दुकानदार से, एक बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, यहाँ चार्ज के केस में यहाँ माइनस और प्लस दोनों लगता है। मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन देखिए नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। मैंने बताया ना कि चार्ज मेरे पास 2 टाइप्स के होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो कैरी करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जितनी भी क्वांटिटी कैरी करता है चार्ज का, वो होता है ये वैल्यू, और ये वैल्यू के हिसाब से जितनी भी चार्ज वो बनेंगी उसके आगे ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चार्ज लिखना हो तो नेगेटिव साइन आगे लगना चाहिए, और बाकी जितने भी अदर चार्जेस हैं वो सारे पॉजिटिव चार्जेस कैरियर्स हैं, तो इसलिए उनके आगे प्लस लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चार्ज की क्वांटिटी है स्मॉलेस्ट चार्ज की। इसी हिसाब से इस स्मॉलेस्ट चार्ज देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो हर एक बूंद का साइज़ अगर एक बराबर है तो ये वो एक बूंद है। ढेर सारे बूंद वो मिलाएंगे तो ढेर सारे चार्ज बन जाएंगे उस छोटे बूंद से, तो यही स्मॉलेस्ट चार्ज है। अब इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसमें कि 2 चार्जेस है और यहाँ पे दूसरी बॉडी जिसमें 5 चार्जेस है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज का जो इंटीग्रल मल्टीपल लेना है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपका जो 1 है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, और ये जो मल्टीप्लाई इंटू 2 है ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज इज़ इंटीग्रल मल्टीपल इज़ इक्वल्स टू द चार्ज ऑन बॉडी। ये आपका चार्ज ऑन बॉडी है। इस तरीके से आप ये समझ जाएंगे, चार्ज ऑन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट चार्ज इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, ये इसका मतलब होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इस बॉडी पे चार्ज है, यानी कि इस बॉडी पे जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा ये 1 होगा, 1 यानी कि एक चार्ज होगा। अब एक चार्ज को अगर आप, एक जो चार्ज की वैल्यू है उसको आप 5 यहाँ चार्जेस है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको पूरे बॉडी पे चार्ज पता चल जाएगा, यही इसका मतलब है। अब हम लोग का 4th पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि 4th पॉइंट ये है कि चार्ज इज़ एडिटिव। यानी कि देखिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग को पहले ही बता दिया
कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं यानी टोटल चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उतने टाइम्स। अगर इतने टाइम्स चार्ज है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना चार्ज है तो उसको जोड़ेंगे, इसलिए ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कि यहाँ पे कितना चार्ज है उसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ 5 चार्ज है, इसको काउंट कर सकते हैं, आपस में ऐड भी कर सकते हैं, जितने भी चार्जेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी चार्ज होंगे आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसका सेंस यही बनता है कि किसी बॉडी में जितने भी चार्ज है आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहता है कि चार्ज इज़ एडिटिव। और यहाँ पे इससे चौथे प्रॉपर्टी जाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला भी बताना चाहूँगा कि चार्ज का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल तरीके से अगर आपको कितना चार्ज है कैलकुलेट करना है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका यही जो 1 * ये जो फार्मूला बना हुआ है इसी को मैंने आपको बताना है कि कैसे चार्ज का वैल्यू आप अगर इस टोटल बॉडी पे चार्ज है, इस टोटल बॉडी पे चार्ज क्यों है, सिर्फ क्यों, तो आपको ये पता करना है कि टोटल कितने चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो 1 * 2 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 को मान लीजिए स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी कि 1 को मान लीजिए स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है नेचर में, तो ई लिख दीजिए 1 की जगह पे, ये स्मॉलेस्ट चार्ज हो गया। मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक नंबर है, टोटल कितना नंबर ऑफ चार्जेस है 2। तो यहाँ पे इसको 2 की जगह हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल में n, ताकि हम लोग को n का मतलब ये हो गया कि जितने भी चार्ज होंगे उतना नंबर लिख देंगे हम लोग, इक्वल्स टू ये टोटल चार्ज बॉडी पे कितना है ये Q। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 * 2 = 2, ये आपको बॉडी पे चार्ज पता चल जाएगा। तो इसको जनरल में फार्मूला लिखते हैं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है ये निकालने के लिए Q = NE, ये फार्मूला होता है। अब किसी बॉडी पे चार्ज कितना है उसको आपको उसके क्वांटिटी को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस बॉडी पे टोटल चार्ज पता चल जाएगा। जहाँ n है हमारा इंटीजर, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। यानी नेगेटिव नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं +1 -1 भी ले सकते हैं, +2 -2 भी ले सकते हैं। यहाँ इस तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ये चार्ज का फार्मूला हो गया कि जिससे किसी बॉडी पे चार्ज कितना है वो आप बता सकते हैं, कितना अमाउंट है उसका। जो चौथा प्रॉपर्टी हमारा है वो है चार्ज इज़ एडिटिव, जो कि मैंने बता दिया है कि चार्ज को आप ऐड भी कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ एडिटिव, यानी कि Q1 + Q2 + Q3 इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं टोटल चार्ज ऑन बॉडी। अगर आपको निकालना है Q तो आप सारे चार्ज को ऐड कर दीजिए, वो आपको किसी बॉडी पे चार्ज पता चल जाएगा कि कितना है। अब हम लोग अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए दोनों प्रॉपर्टीज़ अपने आप लिखा गई, ये सब मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझें। अब देखिए चार्ज इज़ इनवेरिएंट, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज इज़ इनवेरिएंट, दैट इज़ चार्ज ऑन अ बॉडी इज सेम वेदर इट इज़ एट रेस्ट और मोशन। देखिए इसका मतलब ये है कि चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज की वैल्यू जो रहेगी वो किसी बॉडी में वो बदलेगी नहीं। चार्ज की जो बॉडी है वो चार्ज किसी बॉडी में जितना भी चार्ज है उसका अमाउंट बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे लेक्चर्स में जितने भी ब्रैकेट में टर्म्स लिखे रहेंगे उसको आपको एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है। ये मैं खाली आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं बताता रहूँगा लेकिन ब्रैकेट वाली चीज़ें आप ध्यान दीजिए। ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने देखिए चार्ज तो इनवेरिएंट है, किसी बॉडी में कितना चार्ज है, अगर वो मोशन में है, चार्ज कोई मोशन में है, भाग रहा है स्पीड से या फिर रुका हुआ है एक जगह, तो उसमें जो चार्ज की वैल्यू है वो वेरी नहीं करेगी, उतना ही वैल्यू रहेगी। लेकिन मास बदलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये वैल्यूज़ अगर मोशन में, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है उसको इतनी स्पीड से भगाइए कि उसका बॉडी में से हीट निकलने लगे और उसका मास जो है वो कम होने लगे, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बदलना चालू हो जाएगा, इससे वैरी करना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर
उसके अमाउंट पे, यानी कि जितना भी मास है उसका वजन है उसके हिसाब से उसमें जितना भी चार्ज का अमाउंट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। कैपिटल सी यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ज का। ये जो देखिए ये जो यूनिट है चार्ज का, इसको कैपिटल सी से लिखते हैं और चार्ज की यूनिट को कहते हैं सी ओ, कोलम। कोलम यहाँ पे ये स्मॉल सी है। जब आपको फुल लिखना हो तो आप स्मॉल सी से कॉलम लिखिएगा, और जब आपको सिर्फ सी लिखना हो तो कैपिटल सी आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल सी लिखना होगा आपको। यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उसकी चार्ज की वैल्यू ये हमेशा सेम रहेगी, उसकी बदलेगी नहीं किसी बॉडी में, अगर वो रेस्ट पे हो या मोशन पे हो। मास कैसे बदलेगा आप तो ये पूछना चाहेंगे ना कि मास कैसे बदलेगा भाई, आप बताइए कोई इसका फार्मूला या फिर कोई इसका कुछ बताइए कि कैसे मास बदल रहा है किसी बॉडी का। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, m=m0/√1 - v²/c²। ये एक फार्मूला है। फ़िलहाल इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है आपको, जहाँ होगा वहाँ मैं बताऊँगा इसका पूरा मतलब। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो, अगर ये यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास ले लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये वाली वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड जिस स्पीड से वो मूव कर रहा होगा उसको अगर आप स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि एक स्मॉल सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है, और दुनिया में सबसे लाइट से तेज़ चलने वाली कोई चीज़ नहीं होती, उसके स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो आपको मास में वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो बदलती हुई वैल्यू मिलेगी वो ये m आएगी। अगर वो स्पीड से चल रहा हो, किसी स्पीड से चल रहा हो तो ये उसकी वैल्यू आएगी। अगर इस यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका मास रहेगा अगर वो रुका है तो। लेकिन जब मूव कर रहा होगा तो ये मास उसका बदलेगा, और एट द टाइम आपका मास वेरी कर जाएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू नहीं वेरी करेगी। ये इसका सेंस है। और ये फार्मूला दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन मतलब उसके कॉन्सेप्ट में काफ़ी यूज़ हुआ है ये फार्मूला, जो उसका E=mc² जो डेरिवेशन है उसमें भी उसका यूज़ हुआ है, और कई उसके कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटिविटी के उसमें भी ये फार्मूला यूज़ हुआ है कि इस तरीके से मास वेरी करता है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं सब बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप फ़िलहाल क्लास 12th पढ़ रहे हैं बिना 11th बिना 9th बिना 10th के, तो ये सब आगे डील करूँगा। बाकी 6th पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग का लास्ट पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट वही पॉइंट है जो कि हम लोग 3rd पॉइंट में पढ़ चुके हैं, बस इसको हम लोग फ्रेम में डेफिनेशन में एक तरीके से लिख दिए राइटिंग में। नहीं भी याद है तो भी आपको ये लिख सकते हैं अपने से। द स्मॉलेस्ट चार्ज इज़ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज़, ये मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा होता है, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है मीनिंग, मात्रा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट आपके पास ये, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। हाँ, तो ये देखिए जो स्मॉलेस्ट चार्ज मैंने आपको बताया था कि नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर प्रोटॉन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव साइन से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं। देखिए नेचर में हम लोग यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि नेचर में 2 तरीके के चार्जेस ही एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए जो चार्ज की मात्रा होगा सबसे कम वो यही है, और नेगेटिव के लिए जो मात्रा होगा सबसे कम वो यही है। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। ये मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रॉन के केस में हमेशा नेगेटिव लगाइएगा, और बाकी अदर चार्जेस है सबके लिए पॉजिटिव लगाइए, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव नहीं है फ़िलहाल अभी तक जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस फिनिश हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से आपका 2 चार्जेस के बीच में फोर्स इन्वॉल्व होता है। यानी कि 2 चार्ज अगर किसी दूरी पे रखे हुए हैं तो उनके आपस में बीच में फ़ोर्स की वैल्यू, किस फोर्स से वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है, ये इन्वर्सली रिलेशन जो इस फोर्स में यूज़ होगा आगे आप देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, कैसे ये चीज़ आया कि फोर्स को हम लोग इस तरीके से फार्मूले में लिख रहे हैं। क्योंकि इसमें तो इसका ये नहीं बताया जाता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, बस खाली आपको ये बता दिया जाता है एक्सप्रेशन कि हाँ भाई ये फोर्स है, इसका ये फार्मूला है, 2 चार्ज के बीच में इस तरीके से फोर्स लगेगा, वैल्यू रख के आंसर निकालिए। लेकिन ये फार्मूला यूज़ में कैसे आया, कैसे इसको न्यूटन ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे सोचा, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और हाँ, साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो कम से कम शेयर करिए, और शेयर इसलिए करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और ख़ासकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि आप के पास अगर नॉलेज मिल रहा है
ठीक है, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। बहुत सा क्या होता है कि आदमी ह्यूमन में एक फील होता है कि मेरा नॉलेज बढ़ रहा है लेकिन हम दूसरों का हमसे ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए लोग शेयर नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़ मेरा एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हमेशा समझिएगा, मालूम है क्या? वो ये है कि ये भूल जाइए आप क्या भूल जाइए? ये भूल जाइए, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट ले लेता है या फिर आप चीज़ों को आप शेयर करते हैं तो उसको देख के समझ लेता है, तो आप जिस तरीके से समझे वो आपका अपना समझ है, वो जिस तरीके से समझेगा वो अपना अपना समझ है। हो सकता है कि आप अगर उससे बेहतर समझ रहे हैं तो ये समझिए कि अगर वो कोई भी आदमी है, वो आपका आइडिया ले लिया, तो ये मत सोचिए कि वो आपका आइडिया लेके या फिर आपका शेयर किया हुआ चीज़ लेके आगे बढ़ जाएगा। ये जानिए बस कि वो आपका शेयर किया हुआ चीज़ है, वो आपका शेयर किया हुआ चीज़ लेके बढ़ा है, लेकिन वो आपके दिमाग के आइडिया को लेके नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपके पास अपना आइडिया खुद है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा आइडिया चुरा लिया, पर आपको ये सोचना चाहिए कि उसके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। यही मेरा कहना है कि उसके पास अपना कोई आइडिया नहीं है, भले वो आपका आइडिया चुरा ले, लेकिन उसके पास अपना तो कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आप शेयर करिए।